79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी राष्ट्र की सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन संघ की पहचान रहे हैं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। संघ के हजारों स्वयंसेवकों के व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प और मातृभूमि की सेवा के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने आदरपूर्वक याद किया। जाहिर है प्रधानमंत्री खुद एक स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन आरएसएस इतना खास क्यों है और आरएसएस के बनने से लेकर उस पर बैन लगने और फिर 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने तक क्या है आरएसएस का इतिहास, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बात साल 1917 की है। टर्की के खलीफा की गद्दी छिनने से पूरे देश में खिलाफत आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन कांग्रेस के इस आंदोलन में कूदने से कांग्रेस में ही शामिल एक शख्स काफी दुखी था। दरअसल उसका मानना था कि यह सब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, जिसका उसने विरोध भी किया। वो शख्स थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हालांकि इस घटना के बाद भी हेडगेवार साल 1925 तक कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो राष्ट्र और सनातन के लिए काम करे। इसके लिए उन्होंने लोगों के साथ अपने घर से ही मीटिंग्स करने की शुरुआत कर दी। लोग हेडगेवार को सुनने के लिए पहुंचने भी लगे। पहले 10-12, फिर 100 से 200 और कुछ वक्त आते आते हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पर पहुंचने लगे। और बस यहीं से शाखा लगाने की शुरुआत भी हेडगेवार ने की, जिसमें लोगों को योग, प्राणायाम, लाठी ट्रेनिंग और साथ ही इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करने का भी मौका दिया जाता था। दरअसल हेडगेवार की एक छोटी सी कोशिश अब बड़ी होने लगी थी। हजारों की संख्या में लोग हेडगेवार के विचारों से प्रभावित हो रहे थे, और बस यहीं से साल 1925 में दशहरे के दिन हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की नींव रख दी। दरअसल अपनी स्थापना के शुरुआती सालों में महाराष्ट्र में आरएसएस पैर पसार चुका था, लेकिन आरएसएस का प्रभाव महाराष्ट्र से आगे नहीं जा रहा था। इसका मौका भी आया। साल था 1930, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर हेडगेवार से मुलाकात की और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें बीएचयू में आरएसएस का दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी।
यहां पर डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात होती है बीएचयू के एक टीचर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से। यहां पर सभी गोलवलकर को दरअसल गुरुजी कहा करते थे। हेडगेवार के विचारों से गोलवलकर काफी प्रभावित होते हैं और आरएसएस से वो जुड़ जाते हैं। लेकिन साल 1940 में आरएसएस को एक बड़ा झटका लगता है जब डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो जाता है। अब आरएसएस के सामने सबसे पहले तो एक बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर कौन अब आरएसएस की कमान संभालेगा, और इसके लिए सर्वसम्मति से गोलवलकर को चुना जाता है। इसके बाद राजधानी दिल्ली से लेकर कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर गुजरात, बिहार और देश के हर हिस्से में आरएसएस अपने पैर पसारने शुरू कर देता है। लेकिन साल 1948 आरएसएस के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप नाथूराम गोडसे पर था, जिसे आरएसएस से जुड़ा हुआ बताया गया। इसके बाद उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया, लेकिन तमाम जांच की गई, किसी भी तरह का सबूत न मिलने पर आरएसएस से बैन वापस ले लिया गया। यह दौर आरएसएस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार अपने कामों में जुटा रहा। और फिर साल आया 1962 का, वो साल जब पूरे देश के सामने गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस ने हिस्सा लिया। दरअसल भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने देश के जवानों के लिए बहुत मदद पहुंचाई थी, जिससे प्रभावित होकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1975 एक बार फिर से आरएसएस के लिए मुसीबत लेकर आता है। इंदिरा गांधी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी, जेपी आंदोलन कर रहे थे और आरएसएस ने जेपी आंदोलन को समर्थन देने की ठान ली थी। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और जेपी आंदोलन को समर्थन देने के चलते आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि इमरजेंसी हटने के साथ ही आरएसएस से भी बैन हटाया गया, लेकिन इस बार आरएसएस को यह समझ में आ गया था कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के वो अपनी विचारधारा को देश में आगे नहीं ले जा सकता है। 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया और उसी वक्त जेपी के आंदोलन से जन्मी जनता पार्टी सत्ता में आई। संघ ने अपना पूरा समर्थन पार्टी को दिया और जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया। हालांकि यह प्रयोग ज्यादा सफल नहीं हो पाया। पार्टी में जहां पर टूट हुई तो वहीं से भारतीय जनता पार्टी का उदय भी हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में संघ ने अपने प्रचारकों को उधार दिया, जो बाद में पार्टी के बड़े पदों पर भी पहुंचे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी हो, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह हो, नितिन गडकरी तक सभी कभी ना कभी संघ से जुड़े रहे हैं, क्योंकि साल 2025 में आरएसएस का 100वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर मार्च 2025 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय भी पहुंचे थे। वहीं पहली बार उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी आरएसएस के योगदान का इस बार जिक्र कर तमाम स्वयंसेवकों का अभिनंदन भी किया है। आपका आरएसएस की कार्यशैली को लेकर क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।